नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का सेशन हमारा रहने वाला है इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, एक बार से सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से यहाँ सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। किस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है? ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव रिपोर्ट कब जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए कितने संकेतक का प्रयोग किया जाता है? 3 संकेतक का प्रयोग किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और यूएनडीपी के मानव विकास कार्यालय द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने विकसित किया था। कब किया था? 1990 में किया था। दोस्तों, 2021 में भारत जो है 191 देशों में कितने नंबर पर है? 132वें स्थान पर है एचडीआई में, और 0.663 मान के साथ मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से विकासशील देशों की विशेषता कौन सी है? पहला, यहाँ पर कृषि की प्रधानता होती है, जनाधिक्य अधिक होता है, कच्चे माल का निर्यात होता है। निम्नलिखित में विकासशील देशों की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2, 3। विकासशील देशों में कृषि की प्रधानता होती है, यहाँ जनाधिक्य अधिक होता है, कच्चे माल का निर्यात होता है। ये सभी जो है विकासशील देशों की विशेषता है। विकासशील देशों की विशेषता क्या क्या है? प्रति व्यक्ति आय कम होना, कृषि की प्रधानता, उच्च जनसंख्या वृद्धि, पूंजी का अभाव और अधिक बेरोजगारी दर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? नेहरू महालनोबिश विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी? नेहरू महालनोबिश विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा। नेहरू महालनोबिश विकास की युक्ति किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार कार्यान्वित की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहली बार कार्यान्वित की गई थी। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1956 से 61 तक था, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य था? 25% वृद्धि का लक्ष्य था। इस योजना में विकास दर कितना हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था? 4.5%। इस योजना में किन उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी? भारी उद्योगों को और खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। और इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र का 24% व्यय
करने का भी लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी सरकार चुनी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी सरकार चुनी गई थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 5वीं पंचवर्षीय योजना में। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारत में रोलिंग प्लान या आवर्ती योजना को कब शुरू किया गया था, 1978 में शुरू किया गया था। और इसकी अवधारणा को किसने बनाया था, गुनार मिर्डल ने बनाया था। उस समय किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। और मोरारजी देसाई किस पार्टी से थे, जनता पार्टी से थे। और इस सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। कब समाप्त किया था, 1978 में ही समाप्त कर दिया था। जबकि यह योजना कितने वर्षों तक चलने वाली थी, 1974 से 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन इसे 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। और इसके जगह रोलिंग प्लान लाया गया था, जिसमें अर्थव्यवस्था की मांगों के अनुसार लक्ष्यों को संशोधित किया जा सकता था। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विकास और गैर विकास खर्च बढ़े हैं, परंतु गैर विकास खर्च कुछ ज़्यादा ही बढ़े हैं। आपको यहाँ बताना है दोस्तों कि गैर विकास खर्च में क्या क्या शामिल होता है। ब्याज भुगतान, अर्थ सहाय, रक्षा या सिंचाई। गैर विकास खर्च में क्या क्या शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 1 2 3, यानी ब्याज भुगतान, अर्थ सहाय और रक्षा गैर विकास खर्च में शामिल होता है। विकास व्यय क्या होता है? यह एक ऐसा व्यय है जो आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। क्लियर। जबकि गैर विकासात्मक व्यय वैसा व्यय है जो सरकार के विकास कार्यों पर किया जाता है। विकासात्मक व्यय के अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, कृषि, यातायात, सड़कें, नहरें, ग्रामीण विकास, जन कल्याण, बिजली आदि के विकास पर खर्च किए जाने वाली धनराशि को शामिल किया जाता है। क्लियर। जबकि गैर विकासात्मक व्यय में क्या क्या शामिल होते हैं? प्रशासन, पुलिस, सेना, कानून, करों के एकत्रीकरण, ऋणों पर ब्याज, वृद्धावस्था पेंशन आदि को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, कराधान और सरकारी खर्च नीति को किसके अंतर्गत रखा जाता है? व्यापारिक नीति, बजट, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति। कराधान और सरकारी खर्च नीति को किसके अंतर्गत रखा जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कराधान और सरकारी खर्च नीति को किसके अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज राजकोषीय नीति के अंतर्गत रखा जाता है। कराधान क्या होता है? सरकारों द्वारा व्यक्तियों या संस्थानों पर लगाया गया अनिवार्य शुल्क होता है और दुनिया के लगभग हर देश कराधान का उपयोग करते हैं। सरकारी खर्च या व्यय में सभी सरकारी खपत, निवेश और हस्तांतरण भुगतान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन खर्चों के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है? पहला है राष्ट्रपति और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते। दूसरा, सरकार के ऋण भार। तीसरा, रक्षा व्यय। और चौथा, दूतावासों के रख रखाव का खर्च। निम्नलिखित खर्चों के लिए संसद की मंजूरी किसमें आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 1 और 2 में राष्ट्रपति और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते और सरकार के ऋण भार के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना होता है? 5 लाख रुपया होता है,
नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन प्रतिमाह कितना होता है? 2,50,000 होता है। सार्वजनिक ऋण किसे कहा जाता है? देश की सरकार द्वारा आम जनता और वित्तीय संस्थानों से लिया गया कर्ज जो है क्या कहलाता है? सार्वजनिक ऋण कहलाता है। इसे सरकारी ऋण या राष्ट्रीय कर्ज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? पहला है बजट संबंधी व्याख्यात्मक स्मृति पत्र, दूसरा अनुदान मांगों का सारांश, तीसरा विनियोग विधेयक, चौथा वित्त विधेयक और पांचवा आर्थिक सर्वेक्षण। बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 1, 2, 3, 4। यानी बजट संबंधी व्याख्यात्मक स्मृति पत्र, अनुदान मांगों का सारांश, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक बजट के साथ विधायिका में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यह एक प्रकार का रिपोर्ट है जिसमें सरकार द्वारा पिछले 1 वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही सरकार इसमें अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद चुनौतियों का अनुमान लगाती है, क्लियर, और उनके संभावित समाधान प्रस्तुत करती है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के अंतर्गत अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार किया जाता है और इसे प्रायः संसद के केंद्रीय बजट पेश किए जाने से 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। कितने दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है? मात्र 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1964 में क्या होता है? इसे केंद्रीय बजट से अलग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विद्या लक्ष्य पूर्ति शिक्षा ऋण योजना किस भारतीय बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विद्या लक्ष्य पूर्ति शिक्षा ऋण योजना किस भारतीय बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख बैंक है। इसकी स्थापना किसने की थी? सोहराबजी पोचखानवाला द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1911 में की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? फिरोज शाह मेहता। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। किस वर्ष भारतीय रुपये का या 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 1991 में किया गया था। दोस्तों, अवमूल्यन किसे कहा जाता है? जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? अवमूल्यन कहा जाता है। इससे क्या होता है? निवेश को बढ़ावा मिलता है, क्लियर। और भारत में अभी तक कितना बार अवमूल्यन हो चुका है? 4 बार अवमूल्यन हो चुका है। 1947 से अभी तक 4 बार अवमूल्यन इसका हो चुका है। अवमूल्यन कब कब हुआ है? 1949, 66, 91 और 92 में। दोस्तों, अवमूल्यन होने से फ़ायदा क्या होता है? अवमूल्यन होने से आयात में कमी आती है और निर्यात में वृद्धि होती है। 1991 में
2 बार अवमूल्यन किया गया था, 1 जुलाई और 3 जुलाई को, और यह 2 चरणों में होने वाला अवमूल्यन था। क्लियर। वर्ष 1991 को दोस्तों याद रखिएगा भारत में आर्थिक सुधारों के वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। कहता है भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था 1992-93 के केंद्रीय बजट में, 93-94 के केंद्रीय बजट में, 94-95 के केंद्रीय बजट में, 95-96 के केंद्रीय बजट में। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज 1993-94 के केंद्रीय बजट में। दोस्तों मुद्रा की परिवर्तनीयता क्या है? मुद्रा की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? एक ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत एक देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। चालू खाते पर रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय यदि आपसे पूछ ले कब बनाया गया? अगस्त 1994 में बनाया गया, जबकि पूंजी खाते पर अभी पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं लाया गया है। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? फटाफट से यहां आंसर कीजिएगा। किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? रुपये के अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, इनमें से सभी। किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज इनमें से सभी, यानी रुपये के अवमूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश और रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की जारी आंकड़ों के अनुसार 11 नवंबर 2002 को जो सप्ताह समाप्त हुआ था उसके दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि कितनी हुई है? 14.73 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। और इसके साथ ही अब देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? 544.72 अरब डॉलर हो गया है। क्लियर। विदेशी मुद्रा भंडार में अगस्त 2021 के बाद यह सबसे ज़्यादा वृद्धि रहा है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर। सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज 1 हेक्टेयर तक आने वाले किसानों को। सीमांत किसान कौन होते हैं दोस्तों? सीमांत किसान वे होते हैं जिनकी अधिकतम जोत कितना होता है? 1 हेक्टेयर तक होता है। और लघु श्रेणी के किसान कौन होते हैं? वे होते हैं जिनकी जोत जो है 1 से 2 हेक्टेयर तक होती है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर कीजिए दोस्तों। भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? उत्तराधिकार का नियम, चकबंदी, कृषि का यंत्रीकरण, भूस्वामित्व की ललक। भारत में जो जोतों का आकार घट रहा है उसका क्या कारण है? फटाफट से आंसर करेंगे। यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज 1, 3, 4, यानी उत्तराधिकार का नियम, कृषि का यंत्रीकरण और भूस्वामित्व की ललक जो है जोतों का औसत आकार घटने में काफ़ी मददगार साबित होता है। चकबंदी क्या है दोस्तों? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कृषकों की जो ज़मीनें बिखरी होती है उसे एक स्थान पर लाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों? कृषि कार्य जो है सुगम हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का क्या अर्थ होता है? काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का क्या अर्थ है? फटाफट से आंसर कीजिए। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज नीति निर्णय लेने में भागीदारी। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी यदि आपसे पूछ ले भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
दिया गया है, अनुच्छेद 43A में दिया गया है। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का क्या अर्थ है? संगठन के निचले स्तर के श्रमिकों के साथ निर्णय लेने की शक्ति को साझा करना। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कैवा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज दूसरा है। क्लियर दोस्तों, दुनिया का 90% जो है मछली की आपूर्ति कौन सा महादेश करता है? एशिया महादेश करता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन है मछली का? चीन है। और दूसरा सबसे उत्पादक देश कौन है? भारत। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों? अगस्त 2006 में भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की थी। इस नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज 2009 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण नीति कब लाया गया था दोस्तों? 2006 में लाया गया था। क्लियर, इसके अंतर्गत 2009 तक प्रत्येक घर को विद्युतीकरण करना इसका मुख्य लक्ष्य था। साथ ही उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना भी इसका मुख्य लक्ष्य था। 2012 तक प्रत्येक घर को न्यूनतम 1 यूनिट बिजली प्रतिदिन की उपभोग हेतु उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी इसका था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सही है? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2004 को की गई थी। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तीसरा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के रूप में किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम संचालित है। ये कथन यहाँ पर गलत है। चौथा कथन क्या कहता है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1 जून 1997 को की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो यहाँ पर सही कथन कौन सा है दोस्तों? 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2001 में की गई थी, लेकिन इसे फरवरी 2006 में नरेगा में मिला दिया गया है। क्लियर, इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। केंद्र और राज्य के बीच योगदान कितना होता है? 75-25 के अनुपात में होता है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न इसमें निःशुल्क प्रदान किया जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 1920 में होती है, सही सुमेलित है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक की स्थापना 1947 में होती है, ये भी सही सुमेलित है। हिंद मजदूर सभा की स्थापना 1948 में होती है, यहाँ भी सही सुमेलित है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1950, ये कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1949 में होती है। कब होती है? 1949 में होती है। यूटीयूसी की स्थापना कब होती है? 1 मई 1949 को होती है। इसके संस्थापक कौन होते हैं? केटी शाह होते हैं। कौन होते हैं? केटी शाह होते हैं। और केटी शाह, याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य बनाए गए थे। कहाँ से? बम्बई से बनाए गए थे। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी भी थे। क्लियर। और यूटीयूसी की संस्थापक महासचिव कौन थे? मृणाल कांति बोस थे। क्लियर। नेक्स्ट वन, फटाफट से यहाँ पर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है दोस्तों? स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया किसे? आईआरडीपी को, ट्राइसेम को, ड्वाकरा को, जेआरवाई को। स्वरोजगार योजना में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज जेआरवाई को सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जेआरवाई को काफ़ी डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जवाहर रोजगार योजना की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1989 को इसकी स्थापना होती है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना होती है?
7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की जाती है? किन दो योजनाओं को मिलाकर इसकी स्थापना की जाती है? तो ये दो योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम होता है और दूसरा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम को जोड़ा जाता है, तब जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की जाती है। क्लियर? लेकिन फिर क्या होता है, 1 अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना को नाम बदल दिया जाता है और क्या रख दिया जाता है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना रख दिया जाता है। क्लियर? और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को 25 सितंबर 2001 में क्या कर दिया जाता है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से जोड़ दिया जाता है। यानी जवाहर रोजगार योजना को ही अब क्या कहा जाता है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कहा जाता है। सारी बातें क्लियर हो गई ना दोस्तों? यदि सारी बातें क्लियर हो गई हो तो सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट से यहाँ पर आंसर कीजिएगा दोस्तों। परमाणु ऊर्जा संस्थान, जिसे अब क्या कहा जाता है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अब कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि इसका गठन कब किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 1954 में किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसका पुराना नाम क्या है? परमाणु ऊर्जा संस्थान। क्लियर? दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 6 जनवरी 1954 को की गई थी। सारी बातें क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज भदोही में स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कब स्थापित किया गया था? 1998 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका गठन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किया गया था। और यह जो है उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंधित है, ठीक है। और भदोही रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट वन, 23वां सवाल क्या कहते हैं दोस्तों? एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योगों की निरंतरता के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, दैट इज 1954 में की गई थी। क्लियर? लघु उद्योग विकास संगठन कैसा संगठन है? लघु उद्योग एवं सहायक ग्रामीण उद्योग विभाग के तहत काम करने वाला एक संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करना, उनके विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करना, लघु उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करना और उनकी निगरानी करना। क्लियर? नेक्स्ट वन, 24 क्या कहता है? फटाफट से आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, इनमें से सभी। तो लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हो सकती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। ये सभी समस्याएं लघु उद्योग से संबंधित हैं। लघु और कुटीर उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? समय पर ऋण नहीं मिल पाता है, प्रबंधन अक्षम पाया जाता है, इसमें बुनियादी ढांचे की कमी होती है, तकनीकी रूप से कमज़ोर होता है, कच्चा माल काफ़ी कम मात्रा में मिलता है और मार्केटिंग की समस्या भी इसके साथ काफ़ी होती है। बड़े पैमानों के उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा भी होती है और स्थानीय करों का बोझ इस पर अधिक होता है, ठीक है। यही जो है कुटीर और लघु उद्योग की समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 25, टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, दैट इज छत्तीसगढ़। टीन क्या है दोस्तों? एक रासायनिक तत्व है। इसका लैटिन नाम क्या है? एस्टेनम है। रासायनिक प्रतीक क्या है? एसएन है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 50 होती है। क्लियर? दोस्तों इकोनॉमिक्स का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और वीडियो कितने बजे आती है? रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में साइंस के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।